Hi everybody. The loudest minds are often the quietest people in the room. Today is 6th November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. आज हम सैटरडे और संडे का न्यूज़पेपर देखेंगे. देन दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. एक सवाल और आपका आ रहा है, वो ये है कि लाइव क्लासेस अगर मिस होती है तो रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे. सो द आंसर इज यस. इन केस अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो इसका अवेलेबल होगा अलॉन्ग विद ऑल द कमेंट्स एंड जो पीयर डिस्कशन हम करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा. और इसका टारगेट है 28 मई 2023, मतलब कि जब आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है. ये कोर्स 2 राउंड्स में डिवाइडेड है. राउंड 1 जो है इसमें हम सारे कोर सब्जेक्ट से फैमिलियर हो रहे हैं. राउंड 2 होगा, ये एग्जाम स्पेसिफिक होगा जैसे लास्ट ईयर भी हमने किया था. एग्जाम स्पेसिफिक होगा. और सेकेंड राउंड जब आपका नोटिफिकेशन आएगा फरवरी में तब स्टार्ट होगा. और इस राउंड में हम रिवीजन एंड एवरीथिंग अंडर द सन यहाँ पे हम देखेंगे जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है. ओके, सो 2 राउंड्स में ये हम यहाँ पे क्लासेस करेंगे. देन सम ऑफ यू आर सेइंग टू हैव वन लाइव सेशन एज वेल, तो गिव मी सम टाइम. मैं एक ओपन लाइव सेशन इस पूरे कोर्स के रिगार्डिंग और जनरल जो आपके सवाल है एग्जाम रिलेटेड एटसेट्रा व्हाटएवर, इसको यूट्यूब पे ओपन लाइव सेशन अभी मैं एक लेता हूँ. ओके, गिव मी सम टाइम. Then this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. आज संडे है, आज एडिटोरियल नहीं आएगा. कल से वीक स्टार्ट हो रहा है. कल से आई विल ट्राई कि न्यूज़पेपर रेगुलरली थोड़ा अर्ली में प्रोवाइड कर पाऊँ. देन दिस इज क्विज 180 फैक्ट बेस्ड क्विज है. मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश किया था. जुलाई 1914 में महात्मा गांधी जी आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया. दीन बंधु मित्रा जी ने नील दर्पण लिखा है. इंडिगो रिवोल्ट 1858 के बारे में है. द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय जी को. एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वो मूवमेंट है डू और डाई जिसमें गांधी जी ने कहा था. देन ये आज के सवाल हैं. दिस इज बीज गणित इज अ बुक ऑन मैथमेटिक्स. कैन यू टेल कि इस बुक को किसने लिखा है? हु इज द राइटर ऑफ किताब अल हिंद. हैलीज कॉमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ. कितने साल में हैलीज कॉमेट आता है? टू अ स्पेस ट्रेवलर ऑन द मून. अगर सपोज हम मून में जाते हैं तो लूनर स्काई किस कलर का दिखेगा? हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट. सो ये 5 सवाल है आज के लिए. देन दिस इज वोकैबुलरी. एसिडुअसली का मतलब है परिश्रम से, विद ग्रेट केयर एंड परसीवरेंस. एग्जॉर्टेड मतलब बढ़ावा देना, टू ट्राई टू परसुएट थ्रू अर्नेस्ट अपील टू फॉलो अ कोर्स ऑफ एक्शन. एग्जॉर्टेड. काउंटरफीट मतलब जालसाजी. काउंटरफीट नोट है टू इमिटेट और कॉपी. डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है वैकल्पिक, अवेलेबल फॉर यूज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूजर. रेलेगेट का मतलब होता है बाहर निकाल देना. कंसाइन और डिसमिस टू एन इंफीरियर रैंक और पोजीशन. ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. अब ये सी सेट है. सी सेट का ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ को केयरफुली पढ़िए और जवाब दीजिए ये 3 सवालों का 1, 2 एंड 3. डेली बेसिस पे आप अपनी रीडिंग हैबिट्स, अपनी राइटिंग हैबिट्स और अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़, इन तीनों चीज़ों पे आप वर्क करिए. ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए. देन ये सोशल मीडिया अपडेट है. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार. क्या आप जानते हैं बिहार का सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है. कुछ ही दिन पहले हमने पुष्कर भी देखा था. दिस इज बिहार का पशु मेला एंड द नेम इज सोनपुर मेला. ये है बुमचू महोत्सव. ये बौद्ध का त्योहार है. बौद्धिज्म फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. ये बौद्ध त्योहार है जो सिक्किम के ताशीदिंग मठ में मनाया जाता है. इस त्योहार का आयोजन चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन किया जाता है. सिक्किम के अलावा इस महोत्सव में भूटान, नेपाल, तिब्बत जैसे कई देशों के श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं. जो हमारा बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है, एम्बेसडर है ये इंडियन वैल्यूज एंड कल्चर का. आपके यहाँ भी ऐसे किसी विशेष उत्सव का आयोजन होता है तो आप मेला मोमेंट्स करके ऐसा फोटोग्राफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को सेंड कर सकते हैं. सिमिलरली ये है माधवपुर मेला. ये माधवपुर मेला है गुजरात में. माधवपुर मेला हैज़ अ यूनिक लेजेंड सराउंडिंग इट्स कनेक्शन विद द मिशमी ट्राइब.
मिशमी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये मेला तो है गुजरात में माधवपुर में, बट ये एसोसिएटेड है मिशमी ट्राइब जो कि अरुणाचल की है। द ट्राइब ट्रेसेस इट्स रूट बैक टू द लेजेंडरी किंग भीष्म और उसकी डॉटर रुक्मणी एंड लॉर्ड कृष्णा, और ये फेस्टिवल यहाँ पर कोमेमोरेट होता है। रुक्मणीज इमोर्टल जर्नी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात विद लॉर्ड कृष्णा। सो दिस इज माधवपुर मेला। ये जो आपको दिस व्हील दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये इस टाइप का जो अक्सर हमें मेलों में दिखता है, इस व्हील का एक पर्टिकुलर नेम है। कैन यू टेल द नेम ऑफ दिस व्हील? जैसे लंदन में भी दिस आए, लंदन आए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हील? देन आप हैं चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जी एक प्रोमिनेंट लॉयर थे, सेल्फलेस एक्टिविस्ट थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। आप मेंटोर थे नेताजी के, एंड आपको देश बंधु भी बोला जाता है, देश बंधु, फ्रेंड ऑफ द नेशन। तो आज आपकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो दिस इज चित्तरंजन दास जी, CR दास जी। ये है देश बंधु। एक दीन बंधु भी हम बोलते हैं, तो दीन बंधु किनको बोलते हैं आप बताइए? ये वंदे भारतम क्विज है। हु कंपोज द सिग्नेचर ट्यून फॉर वंदे भारत नृत्य उत्सव 2022? टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एंड आज हम पढ़ते हैं के का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज शेयरिंग। तो नॉलेज एक ऐसी चीज होती है ना, जितना आप शेयर करोगे आपको खुद को उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। तो नॉलेज इज समथिंग, जितना हम शेयर करते हैं वो खुद के लिए मल्टीप्लाई होती है। सो हमेशा अपनी नॉलेज शेयर करना चाहिए। गिव प्रेफरेंस टू मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स, disseminating the Indian culture of worshipping trees, celebrating festivals in an eco-friendly manner। तो ये बात है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज बेस है, जो हमारे लाइक ट्राइब्स में है या फिर जो हमारे कल्चर में है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकली हमने सीखा है रिगार्डिंग नेचर, बिकॉज सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन कल्चर ऐसा रहा है कि हम वर्शिप करते हैं मदर नेचर को। सो दिस ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ पर शेयर होनी चाहिए। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। हम क्विकली गो थ्रू करते हैं सैटरडे और संडे के न्यूज़पेपर, देन आपके जो आंसर सबमिशंस है उसको भी हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट है मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उतना ही ये किसी तरीके से इनोवेटिव क्लीन एनर्जी के तरीके से कंपनसेट करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 मतलब कार्बन न्यूट्रल। वृंदावन 2041 में कार्बन न्यूट्रल हो रहा है, बट इंडिया के लिए क्या टारगेट है? टेल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था, इंडिया कब कार्बन न्यूट्रल होने वाला है? टेल। नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2041 होगा, और यहाँ पर वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज होंगे, वाटर बॉडीज को रेनोवेट करेंगे, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे आएगा। तो फॉरेस्ट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्लस माइनस, तो दैट इज 0। अभी कुछ ही टाइम पे शर्म अल शेख एक कॉप 27 आई थिंक वो होने वाला है। उस टाइम पे नेक्स्ट वीक में हम इसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जितना भी कॉप रिलेटेड न्यूज़ है, वरना अननेसेसरी अभी रेपिटेशन हो जाएगा। लेट अस वेट फॉर अ वीक, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ऑल एम्प्लॉयज़ कैन ऑप्ट फॉर EPFO पेंशन स्कीम। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो है आर्टिकल 142 और दूसरा पेंशन बेनिफिट्स। कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 को यूज किया, मतलब कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। इलिजिबल मैनर्स हैं जिन्होंने एनहेंस्ड पेंशन कवरेज लिया था प्रायर टू 2014 अमेंडमेंट्स टू डू सो इन 4 मंथ। इस मैटर पे थोड़ा वेट करते हैं। अभी कोर्ट का जस्ट डिसीजन आया है, लेट अस वेट फॉर एडिटोरियल। द आइडिया इज कि ये जो EPFO का पेंशन स्कीम है, इसमें एक डिफिकल्टी आ रहा था 2014 ईयर के जस्ट पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है क्या उनको मिलेगा। तो इस पे ये डिसीजन आया है कि पेंशन उन्हें मिलेगा। EPFO पेंशन स्कीम में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर ये कहा। अब इसकी टेक्निकलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी ये भी मैटर है कि वो ये है कि इंडिया अभी है यंग कंट्री, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट आफ्टर सम टाइम हमारी एज भी ओल्ड होने वाली है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ओल्डर होने वाली है। सो ये जो सीनियर सिटीजन रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स होती है, इस केस में इस वेलफेयर स्कीम्स में क्या डायरेक्शन होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट दिस पेंशन स्कीम EPFO। तो लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज़ फॉर डिटेल स्टडी यहाँ पे बोला है, लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज़ फॉर डिटेल स्टडी। तो अभी इसका स्टडी कर रहे हैं, अभी इसमें क्विकली लेट अस वेट।
न्यू पार्लियामेंट गेटिंग रेडी एट वेरी फास्ट पेस, सो दिस इज रियली गुड। नया पार्लियामेंट बन रहा है। अब पार्लियामेंट में भी क्या बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे लोकसभा आएगी तो हमारी पॉपुलेशन जो फ्रीज हो गया था डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, कौन से साल में फ्रीज हुआ था आप बताओ, वो अब अनलॉक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी लोकसभा की भी और राज्यसभा की। अब इस बढ़ी हुई सीट्स को हम कैसे अकोमोडेट करें, तो हमें एक नई पार्लियामेंट चाहिए जिसमें नई फैसिलिटीज होगी और एक्सपैंडेड उसमें कैपेसिटी होगी। ये है ट्रेडिंग विद कॉशन। तो दिस इज अगेन दिल्ली। दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत पुअर हो गया है। So this is the front page of the Hindu. No amount of exposure to air pollution is safe. Babies at risk, say doctor. Doctors ने बताया एयर पॉल्यूशन काफ़ी दिस डेट्रीमेंटल है दिस NCR रीजन में। ये है रिमोट वोटिंग। अब देखो न्यूज़पेपर कैसे वर्क करता है। इससे पहले एक न्यूज़ आया था ECI का कि रिमोट वोटिंग का प्रोविज़न होना चाहिए। अब ये एक एडिटोरियल आया, नेक्स्ट डे संडे में इसमें बहुत अच्छा एक FAQ आया है। सो दैट इज़ वाई न्यूज़ का जो रीडिंग होता है वो स्टैंड अलोन वीडियो नहीं होता कि 30-40 मिनट्स में केवल एक टॉपिक लिया और उस पर हम 30-40 मिनट बातें कर रहे हैं। नो, इसमें हम वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करते हैं इन से अराउंड 30-40 मिनट्स ऑफ टाइम एंड वी डू इट ऑन द डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस में करोगे तो कोई गैप्स नज़र नहीं आते, वो सारे जो लेयर्स एंड लेयर्स ऐड होती जाती है और फिर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। ये है रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग शब्द में ही लिखा है रिमोट और ये है वोटिंग। अब जैसे कोई माइग्रेंट वर्कर है, अभी बायपोल हुआ बिहार में, माइग्रेंट वर्कर वर्क कर रहा है राजस्थान में, तो वो पोल वोट नहीं दे पाया। ऐसा बोला तो जाता है कि वो ट्रैवल करके वापस जा सकता है, बट अगेन फॉर अ माइग्रेंट वर्कर ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाएगी। सो वो पॉसिबली अवॉइड कर देगा वोटिंग का राइट, वो वहाँ पे अपना यूज़ नहीं कर पाएगा। अब ये तो हो गया माइग्रेंट वर्कर। सिमिलरली बिहार से कोई पर्सन अगर USA गया है और USA में वो वर्क कर रहा है, अब बिकॉज दैट पर्सन इज वर्किंग इन USA, तो ऑब्वियसली USA से वापस बिहार आना तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, पैसे भी बहुत लगेंगे। तो वो NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन भी अपने वोट का अधिकार नहीं ले पा रहा है। और जैसी हमारी जनसंख्या है तो ये माइग्रेंट वर्कर और NRI का जनसंख्या, इनका पोर्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना यहाँ पे पोस्टल बैलेट सिस्टम जैसा प्रोविज़न लाए, बिकॉज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, अब जैसे बिहार का ही कोई पर्सन है वो CRPF में और CRPF से उसकी ड्यूटी लग गई जम्मू एंड कश्मीर में, तो सच टाइप ऑफ केसेस के लिए पोस्टल बैलेट पेपर होता है। तो अगर इस टाइप के सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए पोस्टल बैलेट पेपर का प्रोविज़न है तो वाई नॉट फॉर माइग्रेंट वर्कर, वाई नॉट फॉर NRI? दिस इज द क्वेश्चन। इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन है, इतने करोड़ नॉन रेसिडेंट इंडियन। सी द नंबर 1.35 करोड़ NRI है पूरे वर्ल्ड में, हम इंडियंस हर जगह है। देन इसके बाद मैनी शॉर्ट टर्म वर्क में भी जाते हैं और फिर वो अपना राइट टू वोट नहीं इंश्योर कर पाते। राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है या लीगल राइट होता है? टेल राइट टू वोट। Election Commission of India allows enrolled overseas citizen to vote in person at the polling station in the constituency where the person is registered as an overseas elector. But आपको वापस ट्रेवल करके आना पड़ेगा इंडिया, वोट को कास्ट करना पड़ेगा। The necessity to vote in person and the cost have for overseas citizen acted as a disincentive. हज़ारों रुपए लगा के आपको वापस ट्रैवल करके इंडिया आना है, वोट डालना है, फिर वापस जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है। तो दैट इज़ वाई बहुत सारे NRI ऑल्दो वो इंडिया के वोट डाल सकते हैं बट वो अपना वोट का अधिकार मिस कर देते हैं। अब क्या होता है, अभी लोकसभा में भी ये बात हुआ, 2020 में भी पहले बिल आए थे बट वो पास नहीं हुए। अभी फिर से 2020 में ECI ने बोला NRI को पोस्टल बैलेट से हम वोट डालने का अधिकार दे, क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम बना दें। ये जो होगा इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली वोट ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और फिर इससे डाउनलोडेड ये जो पेपर है रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिल जाएगा। सो द आइडिया इज़ कि इस इनोवेटिव तरीके से आपका वोट, NRI का वोट हम कास्ट करवा सकते हैं। पोस्टल बैलेट जो है ये एक अच्छा मूव है। इससे जो क्या होगा, अब जैसे पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट, अब ECI तो अपना ऑप्शन खोलेगा नहीं अगर बेल्जियम में कोई NRI रह रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेल्जियम में जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, उस इंडियन एम्बेसी में हम वहाँ का NRI सारे जाके अपना वोट कास्ट कर लेंगे और एम्बेसी से वो वापस इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में आ जाएगा। बट इससे थोड़ा वर्क बढ़ जाएगा, बट दिस इज़ अ डूएबल थिंग, ट्रस्टवर्दी वे हो जाएगा ये। इससे एक जो इलेक्शन की सैंक्टिटी है वो भी मेंटेन हो जाएगी,
क्योंकि इंडिया में आज की डेट में जैसे सर्विस पर्सनल हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं, रिमोट जगह पोस्टिंग है उनकी, वो इसी तरीके से अपना वोट कास्ट करते हैं, वो वोट कास्ट कर देते हैं और उनका वोट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंचा दिया जाता है। तो एनआरआई का भी हम ऐसे ही करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें बहुत अभी थॉट्स हैं, अर्ली थॉट्स हैं, इसमें और अभी इनोवेशन आएगा। द आइडिया इज कि एनआरआई और माइग्रेंट वर्कर का जो वोटिंग ब्लॉक है ये अपना वोट का अधिकार नहीं ले पा रहा है, इनको वोट का अधिकार दिलवाना है। हम इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेटिंग फैसिलिटी भी हम ला सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा है, अक्सर हम बोलते हैं कि इस फला डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इतना इजी सारी चीज़ें हो जाती है। हमने कोविड-19 के टाइम पे भी देखा, इस XYZ डेमोक्रेटिक कंट्री ने तो एक हफ्ते के अंदर ही अपने सारे सिटीजन्स को वैक्सीनेशन करा दिया, दिस एंड दैट। अब वो जायज़ भी है बिकॉज उनकी पॉपुलेशन ही 1 करोड़ है, 2 करोड़ है। व्हेन इट कम्स टू इंडिया जिसमें 140 करोड़ लोग हैं और इतने डाइवर्स लोग हैं, तो किसी भी चीज़ को करना उसका स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। सो दैट इज़ वाई ये कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में है कि पोस्टल बैलेट भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोट भी नहीं है, वहाँ पे गिनती होती है। बट इंडिया में आप 140 करोड़ लोगों को देख रहे हो, तो दैट इज़ वाई हमें इलेक्ट्रॉनिक से शाय नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से शाय नहीं होना चाहिए, इससे एफिशिएंसी आएगी। टेक्नोलॉजी में जो चैलेंजेस हैं उसको ज़रूर हम ओवरकम करें। तो जब ईवीएम की भी बात आई थी तो वी आर नॉट अगेंस्ट ईवीएम, वी आर नॉट अगेंस्ट ईवीएम, ईवीएम इज़ अ रियली गुड थिंग। द पॉइंट इज इसमें अगर जो चैलेंजेस आते हैं ऑथेंटिसिटी उसकी आप बढ़ाओ। जैसे ईवीएम में हम वीवीपैट लेके आए थे, व्हाट इज वीवीपैट? तो द आइडिया इज उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी शाय नहीं होना है, टेक्नोलॉजी की जो शॉर्टकमिंग्स है उसको ओवरकम करना है। तो इससे क्या होगा, माइग्रेंट वर्कर्स भी वोट डाल पाएंगे और एनआरआई भी वोट डाल पाएंगे, रियली गुड थिंग। हेजी सिग्नल ओमिशन ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑन अक्टूबर, रोबस्ट जीएसटी रेवेन्यू पजलिंग, इसमें भी लेटेस्ट वेट, जीएसटी के नंबर थोड़े नहीं है यहाँ पे, मिसिंग है, उसको बोला है। इज पाकिस्तान अ स्टेट ऑफ वॉर विद मच ड्रामा अहेड? सी, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, एक तो इसकी फाउंडेशन वीक है, जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान बनाया गया था वो कॉन्सेप्ट ही फ्लॉ है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान इज नॉट वन कंट्री, पाकिस्तान इज 4 कंट्री। एक यहाँ पे होती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसे कि यहाँ की सरकार जिसको यहाँ के लोगों ने चुन के चुनाव जिताया है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। पर इसके साथ ही साथ एक और गवर्नमेंट चलती है, वो यहाँ की मिलिट्री की चलती है। यहाँ की फौज एक बहुत ही अलग टाइप की फौज है। जो तीसरी गवर्नमेंट चलती है वो वहाँ पे रिलीजन, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से रहता है। और जो फोर्थ यहाँ पे गवर्नमेंट चलती है वो चलती है फॉरेन प्लेयर की। जैसे अभी तक चाइना के इन्फ्लुएंस में था पाकिस्तान, यूएसए अब पाकिस्तान को फिर से बाय करने की कोशिश कर रहा है। सो ये फॉरेन प्लेयर्स का बड़ा एक्टिव से होता है, सोवरेनिटी नहीं होती, और इनके बीच में आपस में दिस टसल चलती रहती है और फिर यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आती। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न कि ये डिफ़िकल्टी होती है। 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में भी जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, इनका एग्जिट या तो एग्जाइल हो जाता है या फिर असैसिनेशन होता है। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी, बिकॉज इंडिया के इंटरेस्ट में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट में भी स्टेबल पाकिस्तान होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर कंट्री। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर होना ज़रूरी है, और ये ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए टेररिज्म का। बिकॉज जब भी केओस होता है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आती है, तो अक्सर हमने देखा है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है ऑल टाइप ऑफ दिस रॉन्ग थिंग्स का। सो दैट इज़ वाई द वर्ल्ड नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये COP27 है, द रियल इशू एट COP27 इज एनर्जी इक्विटी। लेट अस वेट फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। देन मेक टू प्रोजेक्ट में 5 टेक प्रोडक्ट्स गेट आर्मी नोड, आर्मी भी टेक्नोलॉजी और इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करे। अब चाइना का भी जो अप्रोच है उसको देखो, शिनजियांग हाईवे में ब्रिजेस उनके नाम पे दिया है जो गलवान के सोल्जर्स थे, चाइनीज सोल्जर। तो चाइना इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है इस गलवान क्राइसिस को, और एग्रेसिव हो रहा है बॉर्डर के तरफ, इंडिया बॉर्डर की तरफ। सो दिस इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ वरी। ट्विटर में ले ऑफ हो रहा है 2 AK-47 चाइनीज पिस्टल, सेंटर एम्प्लॉय EPFO, इसको आराम से शांति से देखेंगे, EPFO केस वर्डिक्ट। देन दिस इज वर्ड्स रिदम अ डेलेक्टेबल इंडिया एट डांस, एंड दिल्ली में स्टबल बर्निंग चल रहा है। राइसी डिसमिसेस बाइडेन। अब देखो यूएसए का भी एक पॉलिसी होता है, अभी एक नया पॉलिसी आ गया फ्री ईरान। ऐसे ही फ्री अफगानिस्तान था, फ्री इराक था, फ्री सीरिया था, फ्री यूक्रेन था, अभी फ्री ईरान चल रहा है। सो लेट अस सी।
देन ट्रंप ने हिंट किया है 2024 का प्रेसिडेंसी रन सेज विल प्रोबेबली डू इट अगेन, लेट अस सी, डू नॉट, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ट्रंप कुड बी बैक। म्यांमार मिलिट्री टेक्स डिलीवरी ऑफ रशियन फाइटर जेट्स एंड दिस इज फिनिश प्राइम मिनिस्टर। बीजिंग शो, इसमें भी एक बड़ा अच्छा मुद्दा आया था एथिक्स का, जैसे शी इज फिनिश प्राइम मिनिस्टर, शी इज 36 ईयर ओल्ड एंड वो एक पब्लिक लीडर है और वो अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कर रही है। बट इन दी एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। अब पर्सनल लाइफ में वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, तो क्या इसको अनलॉफुल कंडक्ट माना जाएगा पब्लिक ऑफिशियल्स के काम पे? ये एक बहुत बड़ा एथिक्स का मुद्दा बना हुआ है, व्हाट डू यू थिंक? टेल। फिनिश प्राइम मिनिस्टर है, शी इज 36 ईयर ओल्ड और यहाँ पे एक पार्टी में यहाँ पे था कि क्या पब्लिक लीडर्स होते हैं, क्या उनके लिए फिर ऐसा अलाउड नहीं होगा कि दे कैन नॉट डांस, दे कैन नॉट सेलिब्रेट लाइक दिस, इज इट सो? इसमें एक बहुत बड़ा एथिक्स का एक मुद्दा बना था। देन बीजिंग में शोल्स है अभी, दिस जर्मन अर्जेस शी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन रशिया। चाइनाज होमग्रोन बिडाऊ सैटेलाइट सिस्टम आइज ग्लोबल फुटप्रिंट। इंडिगो का Q2 net loss widens to this much crore on fuel cost rupee. So this is there. Employees Elon Musk Twitter brace for layoff, और ये है कल का पेपर। अब आज का पेपर देखते हैं, आज संडे है, आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। दिस इज टेम्पल डाउन ऑफ अयोध्या मेक ओवर मिशन, दिस इज स्नेक बाइट्स, हम पढ़ेंगे चाइना यूएन एंड फाइन डाइनिंग। वैली वेक्स अप टू नाइट लाइफ, दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। वोलाटाइल ऑफ पार्ट ऑफ श्रीनगर में भी अब देखो डे नाइट मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लड लाइट मैचेस चल रहा है फुटबॉल मैच का, स्टेडियम इन लाल चौक का। दिस इज गुड, क्योंकि सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर आ रहा है, रिस्टोर हो रहा है। प्लस जो टेररिज्म है, टेररिज्म इज ऑन डिक्लाइन, टेररिज्म शुड बी ऑन डिक्लाइन, टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। सो दिस इज नाइट लाइफ, तो दिस इज अ वेलकम चेंज, नॉर्मलसी यहाँ पर रिस्टोर होना चाहिए और एक फियरफुल सबको यहाँ पे रहने का अधिकार है, फियरलेस यहाँ पे रहने का अधिकार है। देन दिस इज बाय इलेक्शंस हैं, दिस इज पार्ले जी नाउ इन कुकीज लुकिंग गुड। देन नेवी चीफ ऑफ क्वाड इन जापान अहेड ऑफ मालाबार एक्सरसाइज, तो देखो ये नेवल चीफ है, नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार हैं और काउंटर पार्ट्स हैं क्वाड में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। सच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आर रियली गुड। और यहाँ पर चाइना का जो एंगल है वो भी एक मुद्दा रहता है। चाइना का भी एक वेसल आया था, वेसल दिस इंडियन ओशन में स्पॉट किया गया था, श्रीलंका में भी डॉक हुआ था। With center's approval, sugar exports to resume, and center asks states to ensure balanced availability of public bus, metro, train services across cities. Helming UN in China, former Indian military officer, Kuno में चीता वापस normalize हो रहा है। Then this is fire. Iran says it sent drones to Russia before war began. So ईरान का जो ड्रोन है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में ईरान को काफ़ी एक्सपर्टीज है। रशिया ने अभी ये एक ड्रोन यूज़ किया था, तो ईरान ने जस्टिफाई किया कि ये ड्रोन हमने वॉर के पहले दिया था, ड्यूरिंग द वॉर ये सप्लाई नहीं किया है। स्वीडन विल डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम कुर्दिश ग्रुप एंड नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च की बात की है। पाकिस्तान कैश स्ट्रैप्ड है, $13 बिलियन का अभी उसको फंड दिया चाइना और सऊदी अरेबिया ने। आर्मी रिजेक्ट्स दिस इमरान खान चार्जेस अगेंस्ट ऑफिसर, जीरो कोविड पॉलिसी। अब हमारे यहाँ कोविड है बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कोविड कंट्रोल्ड वे में हो, बट चाइना ये प्रेजेंट करने का कोशिश करता है कि हमारे यहाँ जीरो कोविड होना चाहिए, जीरो कोविड। और चाइना अपनी एक इमेज मेकओवर इमेज बना लेता है कि वी आर लाइक सो गुड सो एफिशिएंट, हमारे यहाँ जीरो कोविड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है, कभी भी इमेज में बंद नहीं जाना चाहिए, इमेज में बंद नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये चाइना ने जो अपनी एक इमेज बना ली है अब वो इसी का प्राइस पे कर रहा है। इस जीरो कोविड पॉलिसी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, जीरो कोविड ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, बट इस इमेज को मेंटेन करने के लिए चाइना को अब हैवी लॉसेस यहाँ पे हो रहे हैं। अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स अंडर थ्रेट है वॉन्स यूनेस्को। तो जो ग्लेशियर्स है ये मेल्ट हो रहे हैं, वाई? अगेन बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और ये टेंडेंसी अभी और ज़्यादा डिटीरियोरेट होने वाली है और तेज़ी से ग्लेशियर्स का मेल्ट होना है। सी लेवल राइज होगा, वाटर का शॉर्टेज होगा, नेचुरल डिजास्टर्स होगा, फ्लडिंग लेवल बढ़ेगा, ऑल टाइप ऑफ डिसीजेज आएगा बिकॉज ऑफ फ्लडिंग एंड ऑल। सो द आइडिया इज इन
ग्लोबल वार्मिंग की जो साइड इफेक्ट्स है इसको कम करने की ज़रूरत है। रोल आउट ऑफ इनहेल्ड वैक्सीन टू स्टॉप डिसीज एंड ट्रांसमिशन, कोविड न्यूज़ है। ऑब्जर्वेटरी ऑन एवरेस्ट टेक्स अ हिट एज फंडिंग गेट्स कट शॉर्ट। अब देखो ये जो क्लाइमेट चेंज जो बैटल होता है, जो इंडिया हमेशा बताता है, किसी भी काम को करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर पैसे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपका वर्क स्टॉप हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेटरी ऑन एवरेस्ट टेक्स अ हिट एज फंडिंग गेट्स कट शॉर्ट। स्केलेटन ऑफ अर्ली रेप्टाइल 167 मिलियन ईयर्स अगो फाउंड हुआ। ये पफर फिश है। अभी इबोला वायरस के वैक्सीनेशन ट्रायल हो रहे हैं। वैक्सीनेशन में वर्ड डिवाइडेड है, बट अगर हम ऑफिशियल हमारी लाइन देखें तो वैक्सीनेशन इज गुड। इंडिया हैज़ अ ह्यूज स्नेक बाइट टूल। अब बताओ, एक वर्ड होता है पॉइजन और एक वर्ड होता है वेनम। पॉइजनस और वेनम, वेनम दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पॉइजन और वेनम में क्या डिफरेंस होता है। ये स्नेक बाइट है जो ऑफन इग्नोर कर दिया जाता है। अब इंडिया की लोकेशन देखो, ये इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इंडिया में थोड़ा वार्म दिस क्लाइमेट है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे रेनफॉल भी होता है। तो इंडिया में ये जो स्नेक्स का अच्छा खासा पॉपुलेशन होता है। इंडिया में खूब सारे स्नेक्स होते हैं। एक कंट्री है वर्ल्ड का आई थिंक न्यूजीलैंड है कंफर्म, जहाँ पे स्नेक्स नहीं मिलते। इंडिया हैज़ अ ह्यूज स्नेक बाइट टूल। अब देखो ये जो स्नेक बाइट है, ये इसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है लाइफ लॉस होता है। स्नेक बाइट होते हैं, इसका प्राइमरी रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट का। स्नेक हमारे यहाँ नहीं आया, एक्चुअली हम स्नेक की जो टेरिटोरी है, इकोसिस्टम है, उसमें हमने एनक्रोचमेंट कर लिया है। तो फिर होता है फाइट होता है, क्लैश होता है, और फिर भी स्नेक बाइट जैसे केसेस आते हैं। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये नहीं हम करें कि ऑल स्नेक्स आर बैड। स्नेक्स आर गुड बिकॉज स्नेक्स जो दूसरे जैसे चूहे हुए, रैट्स हुए, दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह हुए, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। तो अगर स्नेक नहीं होगा तो इनकी पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ जाएगी और ये इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो वी आर नॉट लाइक दिस कि स्नेक्स आर बैड, स्नेक्स आर गुड, दे आर डूइंग क्लाइमेट रेगुलेशन, दिस इकोलॉजिकल रेगुलेशन। अब तीसरी जो बात आती है वो ये होती है कि स्नेक बाइट में सबसे बड़ा जो डेथ का कॉज होता है वो होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। कभी भी स्नेक बाइट हो, इवन एनिमल्स रैप्टाइल बाइट हो, इवन डॉग बाइट भी हो, आपको इमीडिएटली जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, उससे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो लोकल प्रैक्टिसेस होती है, हम ये चीज़ें अलाउड नहीं है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लोकल प्रैक्टिसेस इन द सेंस जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, यू शुड गो एंड सी योर डॉक्टर इमीडिएटली। इससे क्या होता है, हमारे पास एंटी वेनम का लाइक मेडिसिन होता है, उस एंटी वेनम से हम आपको बचा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज स्नेक बाइट में एनकरेज करें कि ऑलवेज इमीडिएट वहाँ पर आप जो हेल्थ केयर है उसको कांटेक्ट करें एंड गेट द मेडिसिन। ओके, एंड सो दिस इज स्पोर्ट्स। अब ये है, इंडिया इज प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज इज बैड। बच्चों की जगह स्कूल में है, तो 21 ईयर से पहले मैरिज इज नॉट ओके बिफोर 21 ईयर, बिकॉज 21 ईयर तक बॉडी फिजिकली ग्रो हो रहा है, मेंटली इमोशनली ग्रो हो रहा है, आपकी स्टडीज चल रहा है। सो बिफोर 21 ईयर मैरिज इज नॉट ओके। दैट इज वाई इंडिया में लॉज है, पहले 18 ईयर था फॉर फीमेल एंड मेल के लिए 21 था, बट अब ये दोनों के लिए 21 हो गया है। तो अगर 21 से कम मैरिज कर रहे हैं तो वो इलीगल है। अब सी, ये चाइल्ड मैरिज को एंड करना ज़रूरी है। चाइल्ड मैरिज को एंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम बच्चे को डिप्राइव कर रहे हैं उसके फ्यूचर से, उसका करियर, उसका पढ़ाई, उसका अदर एस्पेक्ट्स, वी आर डिप्राइविंग दैट। सो सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इस सब एंगल से हमें वेलफेयर ऑफ दिस गर्ल चाइल्ड जो है यहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। स्कूल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। बट नंबर्स जो है हमारे यहाँ वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। कोविड-19 के टाइम पर चाइल्ड मैरिज के केसेस भी बढ़े हैं, तो डरो मत, बच्चों की शादी करो मत। सो ये जैसे चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है, साथ ही साथ लीगल प्रोविजंस भी बड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए। NFHS डेटा ने बोला है दिस चाइल्ड मैरिज इज़ अ फैक्ट, अभी भी ये प्रिवेलेंट है। और यहाँ अगर हम देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्रॉम चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 होता है। तो इसमें ये लिखा गया है वायलेशन है ह्यूमन एंड अदर राइट्स का, अर्ली मैरिज इज रॉन्ग।
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी बताया था प्रोज एंड कॉन्स रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू 21, और ये क्लियर हो गया है, तो आज की डेट पे द नंबर इज 21। वेरियस पर्सनल लॉज भी इंडिया में गवर्न करते हैं, इससे डिफिकल्टी आती है, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इन एनी वे हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। 21 जो है पर्सनल लॉज सेपरेट थिंग, 21 जो है दिस हैज़ टू बी देयर। चाइल्ड मैरिज इज रॉन्ग। ओके, देन बिसाइड सेंट्रलाइज्ड स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटर इम्प्लीमेंटेशन करें हम यहाँ पे, और हेल्थ केयर पे फोकस करें, बिकॉज यू नो हमारे यहाँ दिस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सब की शुरुआत यहीं से होगी कि हम चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करें। अब जैसे वेस्ट बंगाल में कन्याश्री स्कीम है, इसमें फाइनेंशियल एड दिया जाता है गर्ल्स को जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। इतना अच्छा जो आज की डेट में पूरा पूरा जो इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट हुआ, अवेयरनेस हुआ, एवरीबडी वांट्स कि आप पढ़ाई करो। सो दैट इज़ वाई फोकस ऑन योर स्टडी, परस्यू हायर स्टडी। आप पढ़ाई करोगे ना तो आपके बहुत सारे ट्रू सेंस में एम्पावरमेंट होगा। एजुकेशन लिबरेट करती है। हायर स्टडी करो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो एंड गेट जॉब, एम्प्लॉयमेंट। सो विमेन्स एक्टिविस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट अनदर स्कीम है जैसे रूपाश्री है, जिसमें वन टाइम पेमेंट इतना मिलता है पुअर फैमिली एट द टाइम ऑफ डॉटर्स मैरिज, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। तो इसमें भी ये प्रोविज़न लाना चाहिए कि 21 से कम है तो ये पैसा नहीं मिलेगा। बिहार दूसरे स्टेट्स में भी हम देखें तो ये डिफ़िकल्टी है। गर्ल्स रीच सेफली टू स्कूल, ये इंश्योर कराए। एनकरेज वुमेन टू गो बैक टू स्कूल। एक और प्रॉब्लम आती है, स्कूल में टॉयलेट्स, फंक्शनिंग टॉयलेट्स होना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैज़ टू बी देयर। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, तो यूनिसेफ ने यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई करे, एम्पावर करे, क्रिएट करे प्रॉपर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटल नॉर्म्स ठीक करे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एक दिन में चेंज नहीं आएगा, बट वी शुड कीप ट्राइंग। But we are getting down to the Gram Panchayat level, ensuring that Child Protection Committee, Child Marriage Prohibition Officer doing the job, community support group should be there, और child marriage free villages होना चाहिए जैसे उड़ीसा में है। तो this is a really good initiative. देन शिवराज पाटिल रिपोर्ट ने भी बताया था चाइल्ड मैरिजेस के इतने नंबर हैं, और यहाँ पर उमा महादेवन दास गुप्ता मैम हु सर्व्स इन द IAS सेज several thousand child marriage prohibition officers have been notified in Karnataka and this. The idea is अवेयरनेस करो। केवल इलीगल बताने से करेक्ट नहीं होगा, हमें उसकी प्रॉपर अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, सो दैट दिस चाइल्ड मैरिज जो है इसको स्टॉप करना चाहिए। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिमोट वोटिंग फॉर NRI? अब देखो ये FAQ आ गया नेक्स्ट डे संडे के पेपर में, तो ऐसे न्यूज़ जो होती है ना रिपीट होती है। फैसिलिटेट प्रॉक्सी या ई पोस्टल वोटिंग करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। इंडिया में 60-70% वोटिंग होती है ऑन एन एवरेज, विच इज़ नॉट गुड। ये होनी चाहिए 90+। तो ये तभी होगा जब हम सारे वोटर्स को वोटिंग का राइट इंश्योर कराएंगे। NRI 1.35 करोड़ है इंडिया में, दिस इज अ बिग नंबर। ओके, मैं नॉइज कैंसिलेशन ऑन करना ही भूल गया था। दिस इज अ बिग नंबर। अब मेजर रीजन है लो NRI रजिस्ट्रेशन का, वो ये होता है कि NRI अब्रॉड स्टे करते हैं, जो 6 महीने से बाहर इंडिया में अब्रॉड है, वो वापस इंडिया में आके उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है वोट कास्ट करना। सो देयर हैज़ टू बी अ प्रोविजन जिससे वो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर इंडियन एम्बेसी में जाके वहाँ पे अपना वोट डाल सके। इंडियन एम्बेसी और इंडियन काउंसुलेट में क्या डिफरेंस होता है? टेल। एक होती है एम्बेसी, एक होता है काउंसुलेट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? टेल। तो द आइडिया इज कि यहाँ पर हम ई पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी वोटिंग का प्रोविजन लाएं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम हो, जिससे वो वहाँ पर बैलेट पेपर में या फिर EVM में उन्होंने वोट डाल दिया, फिर वो EVM मशीन लेके आ जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड हो जाए। देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म हम एम्बेसीज में कर दें। तो ऑर्डिनरी ये भी प्रोविजन है, आइडियाज है, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, लेट अस वेट। आइडिया बस ये है कि हमें NRI और जो इवन माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका वोट कास्ट कराने का प्रोविजन लाना चाहिए। US में मिड टर्म इलेक्शंस गेम चेंजर हो सकते हैं। कम बैक किंग, आई न्यू दिस। बेंजामिन नेतन्याहू इज बैक एज इजराइल दिस प्राइम मिनिस्टर। देन न्यू सोशल डेमोक्रेट क्लाइमेट नेटवर्किंग, अभी ये इजिप्ट में होने वाला है। इजिप्ट में हो रही है शर्म अल शेख COP27। थोड़ा सा पेशेंस, इसको अभी बहुत अच्छे से देखेंगे, ये सारा हम अच्छे से कवर करेंगे। दिस COP27, ओके।
इसमें 45,000 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स आएंगे। अभी बहुत डुप्लीसिटी होगी, अभी बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स आने वाले हैं। एक्सेंचर में भी दिस फेक एक्सपीरियंस, एसबीआई का रिकॉर्ड, प्री रिक्विजिट इंटेलिजेंट इंडस्ट्री, एंड दिस इज स्पोर्ट्स इंडिया फाइनल में पहुंच गया है। ऑन सेम साइड ऑफ फेंस, यहाँ बात है कश्मीरी पंडित्स का। सी, जब यहाँ जो कश्मीर था, कश्मीर एक टाइम पे जो बीच में जो डार्क फेज आया वैसा नहीं था। कश्मीर में यहाँ पर ऑल दिस कश्मीरी पंडित्स के भी अच्छे खासे नंबर थे। बट फिर क्या हुआ, जो 89-90 का दौर था, इसको भी हम इंटरनेशनल इवेंट्स में देखते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बढ़ गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बढ़ गया। लैक ऑफ गवर्नेंस भी एक थी, और फिर लैक ऑफ गवर्नेंस भी एक था, और फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, और उससे डिसइल्यूजनमेंट भी हुआ, ब्रेन वॉश एटसेट्रा। और फिर इसके कारण कश्मीर में जो 89-90 का दौर था, इससे डायरेक्ट फाइट नहीं हो रहा था, प्रॉक्सी वॉर हो रहा था बाय पाकिस्तान वाया टेररिस्ट। और यही जो दौर था उस टाइम पे क्या हुआ था, रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो यूएस की पॉलिसी भी हम जानते हैं। रशिया ने बिकॉज अफगानिस्तान में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जमा लिया था, अब अफगानिस्तान एक बैटलफील्ड बन गया, और यूएसए को रशिया को डिफीट करना था अफगानिस्तान से। कैसे पॉसिबल था, जब पाकिस्तान को पैट्रोनेज मिले, और पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर दिस जिहाद का यहाँ पे बात हुआ, और टेररिस्ट्स को प्रिपेयर किया गया टू फाइट विद दिस रशिया। बट जब रशिया का डिफीट हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये ही फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर स्टार्ट्स बाइटिंग बैक। और फिर आगे चल के फिर 2001 ऑनवर्ड्स फिर जो यूएसए है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म करेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम, इसका बर्न हमने भी फेस किया, इंडिया ने भी फेस किया। सो दैट इज वाई इनिशियली जो पहले आर्टिकल में भी देखा था कि जो पाकिस्तान है इसका स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हर जगह देखने को मिलता है। अब यहाँ जो माइग्रेशन हुआ, दिस वाज अ वेरी पेनफुल थिंग, जो माइग्रेशन हुआ, इस चीज़ को वापस कैसे रीस्टोर करें, नॉर्मलसी कैसे हो, इस पे भी अभी बात है। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम आते हैं 2 नवंबर 2022। कितना आसान सा सवाल है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बहुत अच्छे से सब जानते हैं, वीडियोस देखे, पढ़ाई किया है। अभी इम्प्रॉम्प्टू अगर आपसे पूछे 5 से 10 बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, आप सोचने लग जाओगे। वाई? क्योंकि एट टाइम्स आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे, बट अगर हम उसको बहुत अच्छे से बैंक कर रखा है, रिवाइज कर रखा है, तो 5 मिनट्स के बजाय आप 1 मिनट्स में फिंगर टिप्स में बता दोगे कि दीज 5, 7, 8 थिंग्स आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही चीज डिफरेंस क्रिएट करती है। सबको सब आता है, बट अंडर प्रेशर रियल टाइम पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज वो कंसोलिडेट नहीं करते, वो रिवाइज नहीं करते जो लिखा हुआ है। सो इसीलिए मैं आपको इतना एम्फेसिस करता हूँ, आप इसको कंसोलिडेट करो और रिवाइज करो। और यहाँ बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इट इज़ अ वेरी हेल्दी। जो इनिशिएटिव्स कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करो, आपको फायदा होगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब देखो कितने अच्छे आंसर्स हैं, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। रजनीश ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, आई एम वेरी हैप्पी। पहला पेज कौन सा है, ये है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितने अच्छे से लिखा है, यहाँ पे जजमेंट बताया, कुछ अंडरलाइन भी कर दो पॉइंट्स को, हेडिंग्स वगैरह, वेरी गुड। फिर इसमें सारे कॉमिटीज के नाम बताए और केसेस बताया। अब इसमें कुछ 8-10 पॉइंट भी लिखे कि बेसिक स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं। केसेस के नाम तो लिख दिए, बट कुछ 8-10 पॉइंटर्स बताए कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है। ओके, अभय इज डूइंग रियली गुड। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो कितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स के वेरियस इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लाइक दैट। देन इसका इवोल्यूशन 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इंडिया सामने एसआर बोम्बई और इसका क्रिटिसिज्म, देन कंक्लूजन। पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं, सब बातें वही लिखी हुई है, बट ये कितना ऑर्गेनाइज्ड नजर आ रहा है, कितना सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यही चीज हमें सीखना है। ओके, वेरी गुड। अब है सौरभ भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अभी ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी मतलब डायग्राम, शुरू में ही डायग्राम, देखो कितना अच्छा डायग्राम है, ये वंडरफुल डायग्राम वर्क सौरभ का बहुत अच्छा है। दिस इज रियली गुड। फ्लोरा, फौना, वेस्टर्न घाट्स, फैंटास्टिक। अब इससे एक सवाल आ जाएगा और वो हमारा सही हो जाएगा, वंडरफुल।
सी सारे स्पीशीज यहाँ पे अच्छे से बताए एरिया वाइज, फैंटास्टिक। रश्मि, नाउ सी दिस इज द वे, शुरुआत में ही आपने डायग्राम बना दिया और ये डायग्राम देखो कितना प्रोपोर्शनेट बना है, वंडरफुल, वेरी नाइस। देन इसके बाद आपने बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, स्टार की जगह 1 2 3 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 ये हैबिट बनाए, ABCD कर सकते हैं, रोमन लेटर्स लिख सकते हैं, थिंक, वेरी नाइस, ये सारे पॉइंटर्स लिखे आपने, फैंटास्टिक। फिर बेसिक स्ट्रक्चर भी कितना अच्छे से लिखा है, सी कॉन्सेप्ट क्या है, डॉक्ट्रिन, एरो के बजाय ना हम पॉइंटर्स लिखे, ज्यादा फॉर्मल और सिस्टमेटिक लगेगी कॉपी। इफेक्ट्स बताया आपने, सारे केसेस, इवोल्यूशन, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, वेरी गुड। नंदनी, दिस इज सो नाइस, सी कितना अच्छे से ये पूरा बताया आपने, गुड। हिमालयाज क्या है, वेरी गुड। सुंडालैंड, और हर एक का रेलेवेंट आपने एग्जाम्पल्स भी लिख दिए। पॉन्टिंग इज बैक, आई एम वेरी हैप्पी। सी इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, criticism, way forward, this is really good, very good। डायग्राम, वेयर इज द डायग्राम, और कुछ यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बनाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। धर्मपाल इज ऑल्सो बैक, आई एम वेरी हैप्पी, सब फॉर्म में आ रहे हैं अब धीरे धीरे, वेरी नाइस। सी दिस इज इंडिया एंड ये पूरा है यहाँ पे। अब देखो ये कितना अच्छा होता है, इस तरीके से आप मेंशन किया करो, इससे प्रॉपर ज्योग्राफी नजर आती है, सुंडालैंड, इंडो बर्मा, हिमालय एंड दिस, वेरी नाइस। डायग्राम वर्क अच्छा होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स, बहुत अच्छा कॉपी है, दिस इज रियली गुड। धर्मपाल बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है, फैंटास्टिक, है ना। फ्लोरा फौना, वेरी नाइस। कंक्लूजन भी लिखिए। विमल, वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी डिसिप्लिन, वेरी गुड, और बहुत अच्छे से मेहनत से यहाँ पे आंसर लिखा है, फैंटास्टिक। सी स्ट्रक्चर्ड, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। राज भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहा है। सी हैंडराइटिंग इज सो गुड, वेरी गुड। बायोडाइवर्सिटी, वेयर इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, गुड। तो सी जो कॉपी चेक करता है ना, वो कुछ कीवर्ड्स ढूंढता है आपकी कॉपी में, ये लिख दिया, ये चीज आ गया, ये चीज आ गया, और फिर वो स्केल कर देगा कि चलो इसमें 5 दे देते हैं, 4 दे देते हैं। आज की डेट में हम यहाँ पे नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू नंबर्स कि ये 5 आउट ऑफ 10 है या 8 आउट ऑफ 10 है, नो। अभी आपको बस बेटर बनाना है, बेस्ट से बेस्ट बनाना है। जिस दिन बेस्ट से बेस्ट आएगा आपको ऑलरेडी ऑब्वियसली नंबर बढ़ते ही जाएंगे, बट अभी उस फ्रेम में नहीं जाना है कि ये 4 है या 5 है या 6 है या सब 10 आउट ऑफ 10 है। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, दैट्स ऑल, ओके। बेसिक स्ट्रक्चर है, वेरी नाइस, गुड। सी कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा है, वेरी गुड मारुति। अब यहाँ थोड़ा हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, और कुछ ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ। एरो वाला हैबिट मत डालो, 1 2 3 4 लिखो यहाँ पे, गुड। देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे लिखा, वेयर इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। हिमालय स्पीशीज, वेरी नाइस। आरती, बेसिक स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे। तो सी हम पॉलिटी इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, लाइव क्लासेस भी इतनी अच्छी हो रही है, आप उसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली फॉलो करो। 1 महीने की बात है, नवंबर में आपकी पॉलिटी में सब चैंपियन बन जाओगे आप लोग, सो दिस इज वेरी गुड थिंग। शगुफ्ता, टाइमलाइन बताया यहाँ पे, इवोल्यूशन, बहुत मेहनत से आप तैयारी कर रहे हो, आई एम रियली हैप्पी। फिर एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी बता दिए, गुड। हेडिंग सब हेडिंग, तो हमें कंटेंट भी अच्छा लिखना है, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा लिखना है ना। अभय का कॉपी बहुत अच्छा है, सी प्रेजेंटेशन स्किल्स वेरी नाइस, अप्रोच इज ऑल्सो वेरी नाइस। सुप्रिया, सुप्रिया ने भी आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, वेरी गुड। सी इवोल्यूशन बताया यहाँ पे। अब सी ये स्टाइल कितना अच्छा है, नोट्स में कितने अच्छे से रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, दिस इज गुड। बायोडाइवर्सिटी पे भी आपने बताया, मैप वर्क इज गुड, दिस स्टाइल इज गुड, आपका बहुत अच्छा कॉपी है, इसको कंटिन्यू करना है। शुभांगी बहुत कंसाइज नोट्स बना रही है यहाँ पे, सारे हैंड रिटन नोट्स, वेरी गुड। सी ये सारे 20 के 20 हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर इवोल्यूशन। शुभांगी, योर वर्क इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको मेंटेन करना, आप बहुत अच्छा करने वाले। देन दिस इज क्रिटिसिज्म भी हो गया, वेरी गुड। अदिति, अदिति इज सो गुड, वेरी डिसिप्लिन एंड क्वालिटी वर्क, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। इवोल्यूशन पूरा बताया इसका। देन इसके बाद उसके पॉइंटर्स बताया, देखो 20 के 20 पॉइंट्स, वेरी गुड। कुछ क्रिटिसिज्म भी ऐड करो। आंसर कभी भी ना एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आंसर अपने आप में कंप्लीट यूनिट है। दमन, दिस इज गुड। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, डायग्राम है, वेरी नाइस। फिर इसके बाद स्पीशीज, गुड, वेरी गुड। दमन इज ऑल्सो डूइंग रियली रियली गुड। देन नेहा, नेहा भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, कॉपी बहुत सिस्टमेटिक लगती है। सी सारे पॉइंट्स है, सिग्निफिकेंस है। देन डायग्राम भी आ गया, दिस इज हॉटस्पॉट्स, वेरी नाइस। हिमालय, सोंडालैंड, मेजर रीजन, वेरी गुड। शुभांगी, शुभांगी इज अगेन डूइंग रियली गुड, वेरी इलेबोरेट रहता है और बहुत कंसाइजली सारे चीजें यहाँ पे लिखा है, एब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए। प्रियंका, दिस इज गुड, वेरी गुड। सी केस नंबर 3, प्रियंका इज वेरी सिस्टमेटिक, वेरी रेगुलर, और बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, वेरी नाइस। इसको मेंटेन करो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको आएंगे, वेरी गुड।
सुमन सुमन, अब देखो सुमन की कॉपी कितना नीट एंड क्लीन लगती है, अंडरलाइन प्रॉपर है, पैराग्राफ प्रॉपर है, कर्सिव राइटिंग भी बहुत अच्छी है आपकी, इवोल्यूशन, देन दिस 1 2 3 4 5 केसेस, सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म, वेरी नाइस। डायग्राम वर्क शुरू में, शुभम आपका मेंस बहुत अच्छा आ जाएगा, एकदम फुल थ्रॉटल पढ़ाई करना है, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली गुड। देन नीतू, दिस इज वेरी नाइस, नीतू का डायग्राम वर्क कितना अच्छा होता है, दिस इज वेरी नाइस। हिमालयाज, पॉइंट्स बहुत एलैबोरेट रहते हैं और बहुत बहुत यहाँ पे हार्डवर्क दिखता है आपका, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। अमनदीप, दिस इज रियली नाइस, सी पूरा क्रोनोलॉजी बताया, यहाँ पे पॉइंट्स बताए, फिर बायोडाइवर्सिटी, डायग्राम कितना अच्छा बनाया, वेरी गुड। प्रियंका, दिस इज गुड, डायग्राम थोड़ा प्रोपोर्शनेट बनाए हम, then biodiversity hotspots, good. Aarti, diagram proportionate, then this is good, very nice. नेहा, this is again good. केशवानंद भारती, देखो समराइज बहुत अच्छे से किया है, फैंटास्टिक, दिस इज रियली रियली नाइस। शुभांगी, दिस इज अगेन गुड। हिमालयन, देन दिस इज वेरी नाइस, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। धर्मेश ने भी आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, आई एम वेरी हैप्पी, हैंड राइटिंग इज गुड, बहुत साफ सुथरा, स्पेस लेके लिखा है, फैंटास्टिक। देन वेरी नाइस, ऐसे ही लिखना है, पढ़ने में आसानी होती है इसे। क्रिटिसिज्म भी लिखा, कंक्लूजन भी लिखा। आपने क्या लिखा, रिवर्सिबिलिटी, ये क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म में तो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्रिटिसाइज किया है, बहुत आउटराइटली क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, एक आइडिया बता देना है एक सटल वे में, दैट्स ऑल, अदरवाइज इट इज ओके, सब्जेक्टिव में कोई डिफिकल्टी नहीं आता। लुक एट द डायग्राम, दिस इज गुड, वेरी नाइस। हॉटस्पॉट्स, ओके, होप स्पॉट्स, ओके, वेरी गुड। सतेंद्र, सतेंद्र इज रियली गुड, बहुत अच्छे से आंसर्स हिंदी में लिखता है, तो हिंदी इज नॉट अ बैरियर, ओके। सुंडालैंड एंड ऑल, वेरी नाइस। पूजा, दिस इज गुड, पूजा भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही है, दिस इज रियली गुड, कंप्लीट आंसर है, मैप थोड़ा बेटर करे, दिस इज गुड, ओके। सो ये सारे आपके सबमिशंस हैं। अब इसी तरीके से अभी हमें नेक्स्ट भी यहाँ पर डालना है, नेक्स्ट का भी आप सबमिट करो, अच्छे आंसर्स लिखो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।